दिस इज दीपा यादव। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आप लोग के लिए लेके आई हूँ सोशल साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन होंगे और आपके सीटेट के एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जो लोग सोशल साइंस सब्जेक्ट से और पेपर सेकंड की तैयारी कर रहे हैं वो इस प्रैक्टिस सेट को जरूर देखें, क्योंकि ये सेशन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए और आप डेली वीडियोस को देख पाएं। तो चलिए जानते हैं कि पेपर सेकंड में सोशल साइंस सब्जेक्ट में किस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। तो देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पूछा गया है कि हु अमंग द फॉलोइंग क्वाइन द स्लोगन गांधी महाराज की जय। निम्नलिखित में से किसने गांधी महाराज की जय का नारा दिया है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए मील वर्कर्स, मील मजदूरों ने। ऑप्शन बी टी गार्डन लेबरर्स, चाय बागान मजदूरों ने। ऑप्शन सी इंडिगो प्लांटर्स, नील की खेती करने वाले मजदूरों ने। ऑप्शन डी पीजेंट, किसानों ने। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, टी गार्डन लेबरर्स, चाय बागान मजदूरों ने ये स्लोगन दिया हुआ है। क्यों दिया है? असम में जो चाय बागान थी ना, तो उसमें मजदूरों ने अपनी तनख्वाह में इजाफे की मांग की, तो उसी टाइम उन्होंने ये स्लोगन दिया कि गांधी महाराज की जय के नारे लगाते हुए उन्होंने इसकी शुरुआत की। और अंग्रेजी स्वामित्व वाले जो बागान थे वहां पे उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ दी। तो ये स्लोगन किसने दिया है? चाय बागान मजदूरों ने, टी गार्डन लेबरर्स ने। तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया कि हु अमंग द फॉलोइंग वाज द फर्स्ट इंडियन गवर्नर जनरल ऑफ फ्री इंडिया। निम्नलिखित में से कौन स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे? ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन बी सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन सी सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऑप्शन डी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सी राजगोपालाचारी। हमारा भारत कब स्वतंत्र हुआ था? वो हुआ था 15 अगस्त 1947 को हमारा भारत स्वतंत्र हुआ था। तो जो एक चीज और भी जान लीजिए कि स्वतंत्र भारत के जो प्रथम गवर्नर जनरल थे वो लॉर्ड माउंटबेटन थे। और इसमें पूछा गया है कि स्वतंत्र भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी थे। तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है ये। स्टेटमेंट ए, बी एंड सी डिस्क्राइब द फीचर ऑफ अ प्लैनेट, आइडेंटिफाई द प्लैनेट। कथन ए, बी और सी एक ग्रह की विशेषता का वर्णन करते हैं और उस ग्रह की पहचान करें। स्टेटमेंट ए, इट इज द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। सूर्य से दूरी के हिसाब से यह तीसरा ग्रह है। स्टेटमेंट बी, इट इज द फिफ्थ लार्जेस्ट प्लैनेट। आकार में यह पांचवा ग्रह है। स्टेटमेंट सी है कि इट इज अ स्लाइटली फ्लैटेंड एट द पोल्स। यह ध्रुवों के पास जो है थोड़ी चपटी है। और ये सारे स्टेटमेंट दिए और ये आपके ऑप्शंस दिए हैं कि ये किस ग्रह की विशेषता बता रहे हैं। ठीक है, तो आइडेंटिफाई द प्लैनेट, इसको आइडेंटिफाई आपको करना है। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। ये जो विशेषता बता रहे हैं वो ऑप्शन नंबर डी का विशेषता बता रहा है, अर्थ का, पृथ्वी के बारे में है। देखिए कैसे, पृथ्वी जो है सौरमंडल का क्या है, एकमात्र ज्ञात ग्रह है जो जहां पर क्या है, जीवन होता है। सूर्य से दूरी के हिसाब से जो है पृथ्वी, ये क्या है, तीसरा ग्रह है। ये क्या है, सूर्य से जो है दूरी के हिसाब से ये क्या है, तीसरा ग्रह है। तो इसलिए ये स्टेटमेंट सही है। स्टेटमेंट बी है कि आकार में यह क्या है, पांचवा ग्रह है। तो ये भी करेक्ट है। आकार में यह क्या है, पांचवा सबसे बड़ा ग्रह है। और ये ध्रुवों के पास क्या है, थोड़ी चपटी है। तो यही कारण है कि जो भूआब, इसे क्या है, भूआब कहा जाता है। भूआब का अर्थ है कि पृथ्वी के क्या है, समान आकार। तो इसलिए ये तीनों स्टेटमेंट क्या है, किसके हैं, ये अर्थ की विशेषता को बता रहे हैं। तो इसलिए ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, कंसीडर द गिवन स्टेटमेंट एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए तथा विकल्प का चयन कीजिए। ऑप्शन ए है, देखिए, वर्ल्ड लार्जेस्ट हॉट डेजर्ट इज लोकेटेड इन एशिया। विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान एशिया में स्थित है। ऑप्शन बी है कि इक्वेटर पासेस थ्रू एशिया, विषुवत वृत्त एशिया से होकर के गुजरता है। ऑप्शन सी, एशिया इज द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट। एशिया तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। ऑप्शन डी है कि एशिया लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर। एशिया पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। ये सारे ऑप्शंस दिए गए, इसमें से आपको बताना है
कि कौन सा मतलब सही है, कौन सा स्टेटमेंट आपको सही लग रहा है। तो ऑप्शन ए है कि ओनली स्टेटमेंट ए इज करेक्ट, ऑप्शन बी है कि ओनली ए एंड बी आर करेक्ट, ऑप्शन सी ओनली स्टेटमेंट डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी है कि ओनली सी इज करेक्ट। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। देखिएगा कैसे, ओनली स्टेटमेंट डी इज करेक्ट। कैसे होगा ये देखिए आप, कि विश्व का जो सबसे बड़ा क्या है, सबसे बड़ा गर्म जो रेगिस्तान है वो कौन सा रेगिस्तान है, सहारा रेगिस्तान है ना, जो कि अफ्रीका महाद्वीप में स्थित है। और यहाँ स्टेटमेंट ए में कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान एशिया में स्थित है। तो ये स्टेटमेंट आपका क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है वो सहारा रेगिस्तान है जो अफ्रीका महाद्वीप में है। सेकंड स्टेटमेंट देखिएगा, बोला गया कि विषुवत वृत्त जो एशिया से होकर के गुजरता है। तो विषुवत वृत्त क्या है, दक्षिण अमेरिका, अफ्रीका और एशिया महाद्वीप से होकर के गुजरता है। तो ये भी स्टेटमेंट आपका गलत है। सी देखिए, बोला है कि एशिया तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ये स्टेटमेंट भी कैसे गलत है, देखिए मैं बताती हूँ आप लोग को, कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, न कि ये तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। तो ये तीनों स्टेटमेंट आपके गलत हो गए। स्टेटमेंट डी जो है आपका वही सही है कि एशिया लाइज इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर, एशिया पूर्वी गोलार्ध में पड़ता है। तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर, ओनली स्टेटमेंट डी इज करेक्ट, केवल कथन डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन कंसीडरिंग द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो। निम्नलिखित कथनों पर विचार करने के बाद सही विकल्प का चयन कीजिए। स्टेटमेंट ए है कि द थिन ब्लैंकेट ऑफ एयर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्लैनेट अर्थ। वायु की पतली परत पृथ्वी के अटूट भाग है। स्टेटमेंट बी है कि इट प्रोवाइड्स अस विद द एयर वी ब्रीथ। यह हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिसमें हम लोग सांस लेते हैं। सी है स्टेटमेंट सी कि इट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम द हार्मफुल इफेक्ट ऑफ द सन रेज। यह हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से बचाती है। ये सारे आपके ऑप्शंस दिए गए हैं कि ओनली ए एंड बी आर करेक्ट, केवल ए और बी सही है, ओनली बी इज करेक्ट, ओनली सी इज करेक्ट, डी है कि ए बी एंड सी आर तीनों ही मतलब करेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। देखिए कैसे, ए बी एंड सी कैसे बोल रहा है कि ये करेक्ट है। जो हमारी पृथ्वी है वो चारों ओर से क्या है, गैस की एक परत से क्या है, घिरी हुई है, जिसे क्या कहा जाता है, वायुमंडल कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट आपका सही है कि वायु की पतली परत जो पृथ्वी पर अटूट भाग है। ठीक है, पतली परत है जो ग्रह की क्या है, महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है, और ये हमें ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग क्या करते हैं, सांस ले पाते हैं। तो ये स्टेटमेंट भी आपका सही है। स्टेटमेंट सी कह रहा है कि यह वायुमंडल में हम लोगों को सूर्य की कुछ जो हानिकारक किरणों से क्या है, बचाता है। तो वायुमंडल जो 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है ना, तो इसलिए क्या है, ये तीनों ही स्टेटमेंट आपके सही है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, ए बी एंड सी आर करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया कि व्हेन ब्लॉक माउंटेन्स आर क्रिएटेड देन, जब भ्रंशोत पर्वतों का निर्माण होता है तब क्या होता है, ये आपको बताना है। ऑप्शन ए है कि लार्ज एरियाज आर ब्रोकन, बहुत बड़ा भाग टूट जाता है। ऑप्शन बी, लार्ज एरियाज आर डिस्प्लेस्ड, बहुत बड़ा भाग विस्थापित हो जाता है। ऑप्शन सी है कि लार्ज एरियाज आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड एट द सेम टाइम, बहुत बड़ा भाग एक ही समय में टूटता और विस्थापित होता है। ऑप्शन डी, ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ लैंड इज ब्रोकन और डिस्प्लेस्ड, भूमि का केवल छोटा सा भाग ही टूटता या विस्थापित होता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा। ठीक है, कि लार्ज एरियाज जो है आर ब्रोकन एंड डिस्प्लेस्ड एट द सेम टाइम, बहुत बड़ा भाग एक ही समय में टूटता और विस्थापित होता है। सबसे पहले मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन बता दूं इसके बारे में कि पर्वत क्या होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। एक वलित पर्वत होता है, एक ब्लॉक पर्वत होता है और एक ज्वालामुखी पर्वत होता है। जब भ्रंशोत जो ब्लॉक माउंटेन होता है, भ्रंशोत पर्वत का निर्माण जो होता है, तब क्या होता है कि बहुत बड़ा भाग क्या होता है, एक ही समय में क्या है, टूटता है और लंबवतः विस्थापित होता है। तो ऊपर उठे जो भाग को जो ऊपर उठते हैं ब्लॉक को हॉर्स्ट कहा जाता है, जो ये ऊपर उठा हुआ भाग है। ठीक है, और ये जो नीचे वाला जो भाग है उसको ब्लॉक को ग्रैबन कहा जाता है। तो यूरोप में राइन घाटी और
वॉसेजेस जो पर्वत है, ऐसे पर्वतों का क्या है, उदाहरण है। तो ये आपने समझ लिया ना ब्लॉक माउंटेन्स के बारे में। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, कि बहुत बड़े भाग में एक ही समय में टूटता और विस्थापित होता है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा है कि इफ यू वांट टू सी गोम्पास और गोम्पास मिडवॉस एंड ग्लेशियर, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट या यूनियन टेरिटरीज यू मे टू विजिट। यदि आप गोपा घास का मैदान व हिमनद देखना चाहते हैं तो आपको निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की यात्रा करनी होगी। ऑप्शन ए है कि हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी जम्मू एंड कश्मीर, ऑप्शन सी लद्दाख, ऑप्शन डी है असम। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लद्दाख में। यदि आपको गोपा घास के मैदान व हिमनद देखना चाहते हैं तो आपको केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख की यात्रा करनी पड़ेगी, ठीक है। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री इज नॉट लोकेटेड इन सहारा डेजर्ट। निम्न में से कौन सा देश सहारा रेगिस्तान में स्थित नहीं है। नहीं वाले ऑप्शन थोड़ा सा ध्यान से पढ़िएगा, मतलब पढ़िए, क्योंकि एग्जाम में बहुत गलत होने के चांसेस ज़्यादा बढ़ जाते हैं, तो इसलिए आप उसको बल्कि ऐसे टिक बना लो। तो ऑप्शन ए है कि अल्जीरिया, ऑप्शन बी माली, ऑप्शन सी है नाइजर और ऑप्शन डी है जाम्बिया। तो पूछा है कि कौन सा देश सहारा रेगिस्तान में स्थित नहीं है, तो वो है जाम्बिया। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। देखिए कैसे, सहारा जो रेगिस्तान है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है और यह लगभग 8.54 लाख वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है। सहारा रेगिस्तान विश्व के 11 देशों से घिरा हुआ है। वो कौन कौन से देश हैं मैं आप लोगों को बता देती हूँ। अल्जीरिया, चाड, मिस्र, लीबिया, मातमी, मैरितानिया और मोरक्को, नाइजर, सूडान, ट्यूनीशिया एवं पश्चिमी सहारा। तो ये आपके विश्व के 11 देशों से घिरा हुआ है सहारा रेगिस्तान, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। तो इसका आंसर जो होगा, जो नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए, लू इज एन एग्जाम्पल ऑफ विच टाइप ऑफ विंड। लू निम्न में से किस प्रकार की पवन का उदाहरण है। तो ऑप्शन ए है परमानेंट विंड, स्थानीय पवनें, ऑप्शन बी सीजनल विंड्स, मौसमी पवनें, ऑप्शन सी लोकल विंड्स, स्थानीय पवनें, ऑप्शन डी पोलर विंड्स, ध्रुवीय पवनें। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोकल विंड्स, स्थानीय पवन, ठीक है। लू जो है स्थानीय पवन का उदाहरण है। स्थानीय पवनें क्या है, छोटे क्षेत्र में वर्ष या दिन के किसी विशेष समय पर चलती है और ये धूल भरी क्या है, गर्म शुष्क पवनें होती हैं। तो इसलिए ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन है, देख लीजिए। बोला गया कि रीड द स्टेटमेंट ए एंड आर, चूज द करेक्ट ऑप्शन गिवन बिलो। निम्नलिखित कथन ए तथा आर के आधार पर सही विकल्प का चयन करें। एसोसिएशन रीजनिंग वाले क्वेश्चन है कि ए है कि वेरी लेस नंबर ऑफ पीपल लिव इन द माउंटेनियस एरियाज। कथन ए में दिया है कि पर्वतीय क्षेत्र में बहुत ही कम लोग निवास करते हैं। रीजन दिया है कि द माउंटेन एरिया विथ स्टीप स्लोप हैव इनहॉस्पिटेबल टेरेन। कारण में दिया है कि तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र बसने के लिए प्रतिकूल हैं। और पीछे आपका दिया होगा सारे स्टेटमेंट दिए, चूज द करेक्ट ऑप्शन। तो इसका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, ठीक है। ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए कैसे, जो आपका एसोसिएशन एक में कह रहा है ना कि पर्वतीय क्षेत्र में बहुत ही क्या है, कम लोग निवास करते हैं। क्या करते हैं, बहुत कम, क्योंकि वहाँ पे पहाड़ों की ढाल क्या होती है, तीव्र होती है, जिससे खेती करने में क्या होती है, कठिनाई होती है ना बहुत ही। वहाँ पे खेती करना ढाल होता है, तो पहाड़ों की ढाल होती है, पहाड़ी एरिया में ज़्यादा खेती नहीं हो पाती, तो इसलिए वहाँ पे खेती करने में कठिनाई होती है। और तीव्र ढाल वाले जो पर्वतीय क्षेत्र हैं उसमें क्या होते हैं, जो यहाँ पे रीजन बोल रहा है कि तीव्र ढाल वाले पर्वतीय क्षेत्र में बसने के लिए ये क्या है, प्रतिकूल होते। तो इसलिए क्या हो गया कि ए और आर दोनों सत्य है, मतलब कि दोनों ही करेक्ट है और आर ए की सही व्याख्या कर रहा है, ठीक है।
तो इसलिए इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए कि बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है Which of the following minerals is called black gold? Black gold देखिए किसे कहते हैं। निम्न में से कौन सा खनिज काला सोना कहलाता है? तो ऑप्शन ए पेट्रोलियम, ऑप्शन बी कोयला, ऑप्शन सी नेचुरल गैस मतलब कि प्राकृतिक गैस, ऑप्शन डी मैग्नीज। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। काला सोना किसको कहते हैं? पेट्रोलियम को कहते हैं, ठीक है। पेट्रोलियम को काला सोना कहा जाता है और पेट्रोलियम और उसके जो व्युत्पन्न को काला सोना कहा जाता है क्योंकि वे बहुत ही मूल्यवान होते हैं। कैसे? पेट्रोलियम की अवसादी जो चट्टानों से निकाला जाता है तो इसी कारण से इसे रॉक ऑयल भी कहा जाता है। तो उस खनिज में काला सोना कौन कहलाता है? तो वो है पेट्रोलियम। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, Which of the following industry is called backbone of modern industries? निम्न में से किस उद्योग को आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है? तो ऑप्शन ए है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इस्पात व स्टील उद्योग, ऑप्शन बी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री, सूती वस्त्र उद्योग, ऑप्शन सी केमिकल इंडस्ट्री, रसायन उद्योग, ऑप्शन डी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री मतलब कि ऑटोमोबाइल उद्योग। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, इस्पात व स्टील उद्योग, ठीक है। क्या है ये? आधुनिक उद्योगों का मेरुदंड कहा जाता है। लौह और इस्पात उद्योग भारत के सबसे महत्वपूर्ण एवं पुराने उद्योगों में से एक है। 1874 में बॉम्बे आयरन वर्क्स द्वारा पहली बार पिग आयरन का उत्पादन किया गया था और भारत, चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चात तीसरा सबसे बड़ा क्या है? इस्पात उद्योग है। तो इसलिए ऑप्शन ए क्या है? करेक्ट है। आधुनिक उद्योग का मेरुदंड जो है कहा जाता है वो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ फार्मिंग इज ऑल्सो नोन एज मिल्पा, रोका एंड लैंडी मतलब कि लद्दाख जो है, मिल्पा, रोका एंड लद्दाख जो है निम्न में से किस प्रकार की कृषि के नाम अन्य नाम हैं? तो ऑप्शन ए है कि शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरित कृषि, ऑप्शन बी मिक्स्ड फार्मिंग, मिश्रित कृषि, ऑप्शन सी प्लांटेशन फार्मिंग, रोपण कृषि, ऑप्शन डी कॉमर्शियल फार्मिंग, वाणिज्यिक कृषि। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए शिफ्टिंग कृषि, स्थानांतरित कृषि, मिल्पा, रोका और लद्दाख जो है, ठीक है, ये लद्दाख होगा, ठीक है। तो स्थानांतरित कृषि के क्या है? प्रकार हैं। स्थानांतरित कृषि के बारे में आप जान लीजिए कुछ अच्छे से डिटेल में, क्योंकि स्टेटमेंट के क्वेश्चंस बना देते हैं तो आपको अगर पता है, आप सुने हो अच्छे से तो आप कर लोगे। तो देखिए स्थानांतरित कृषि जो है एक व्यापक खेती होती है, ठीक है, और इसके अंतर्गत भूमि के एक भूखंड को अस्थायी रूप से क्या करते हैं, उसको साफ किया जाता है और उसमें खेती की जाती है, लेकिन कुछ समय के पश्चात वहाँ की जो मिट्टी की क्या है उर्वरता कम होने पर वहाँ के लोग क्या करते हैं, वो दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाते हैं और वह खेती उत्तर पूर्वी भारत में क्या है सबसे अधिक प्रचलित है। तो इसलिए इसका नाम भी देखिए स्थानांतरित कृषि है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो ये मिल्पा, रोका और लद्दाख किस प्रकार की कृषि के नाम है? ये है शिफ्टिंग कल्टीवेशन, स्थानांतरित कृषि के नाम है। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिविल राइट्स एक्ट ऑफ 1964 in the United States of America prohibits discrimination on the basis dash संयुक्त राज्य अमेरिका में 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम डैश के आधार पर भेदभाव का निषेध कर दिया। ऑप्शन ए है रेस, नस्ल, ऑप्शन बी रिलीजन, धर्म, ऑप्शन सी जेंडर, ऑप्शन डी है नेशनल ओरिजिन मतलब कि राष्ट्रीय मूल। तो इसका जो आपका पीछे दिया गया होगा चूज द करेक्ट ऑप्शन, सही विकल्प का चयन कीजिए। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी होगा, ए, बी एंड डी। देखिए कैसे, जो आपका ए हो गया, बी हो गया और डी नस्ल, धर्म और राष्ट्रीय मूल मतलब कि रेस, रिलीजन और नेशनल ओरिजिन। संयुक्त राज्य अमेरिका में 1964 में जो 1964 के नागरिक अधिकार अधिनियम में ने
नेशनल धर्म और राष्ट्रीय मूल के आधार पर क्या है, भेदभाव का निषेध कर दिया गया था। तो इसलिए ऑप्शन आपका ए, बी और डी क्या है, करेक्ट हो जाएगा, जेंडर नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन क्या है, बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पूछा गया है कि विच अमंग द फॉलोइंग फैक्टर मेक रूरल लाइवलीहुड वल्नरेबल, ठीक है, वल्नरेबल, और निम्नलिखित में से कौन से कारण ग्रामीण जीविकोपार्जन का असुरक्षित बनाते हैं। तो स्टेटमेंट ए देखिएगा कि डिपेंडेंस ऑन मानसून फॉर इरिगेशन, सिंचाई के लिए मानसून पर निर्भरता। ऑप्शन बी, सेलिंग प्रोडक्ट्स टू विलेज कोऑपरेटिव्स, उत्पादन की ग्रामीण सहकारिता में बचना। ऑप्शन सी, क्रॉप फेल्योर ड्यू टू पेस्ट अटैक, कीट हमले में फसलों को नष्ट हो जाना। ऑप्शन डी, लोन्स टेक फ्रॉम मनी लैंडर्स, साहूकार से कर्ज उठाना। और ये सारे ऑप्शंस दिए गए हैं, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, ए, सी एंड डी। देखिए ए, सी और डी इसका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रामीण जो जीविकोपार्जन को असुरक्षित करने वाले जो निम्न कारण है ना, वो है 3 चीजें हैं। देखिए पहले तो सिंचाई के लिए क्या है, मानसून पर निर्भर होना। वो लोग क्या होते हैं, अपने जीविकोपार्जन के लिए सिंचाई पर क्या होते हैं, मानसून सिंचाई के लिए वो लोग मानसून बारिश पे ही निर्भर होते हैं। बारिश होगी तो उनके फसल अच्छी होगी, उससे वो अपना पालन पोषण करते हैं, जीविकोपार्जन उनका उससे हो पाता है। नेक्स्ट है कि उसमें क्या है, कीट हमलों में क्या है, फसल को नष्ट हो जाना, मतलब ये वाला क्रॉप फेल्योर ड्यू टू पेस्ट अटैक, फसलों को नष्ट हो जाना। उसके बाद है कि लोन्स टेक फ्रॉम अ मनी लैंडर, साहूकारों से कर्ज उठाना। तो ये सारे 3 कारण हैं जो आपके ग्रामीण जीविकोपार्जन को असुरक्षित करने वाले निम्न कारण हैं, ठीक है, असुरक्षित करते हैं। उनको क्या बोलते हैं, मानसून पर निर्भर रहना पड़ता है, कीट हमले के फसलों को नष्ट हो जाना पड़ता है इस तरीके से, और साहूकारों से क्या होता है, कर्ज उठाना पड़ता है, तो इसलिए वो लोग काफ़ी घाटे में चले जाते हैं। तो ऑप्शन सी इसलिए करेक्ट है, ए, सी एंड डी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द सोर्स ऑफ फाउंड फॉर पंचायत, निम्नलिखित में से कौन सा पंचायत की आमदनी का स्रोत नहीं है। नहीं वाला क्वेश्चन देखिए फिर से आ गया, तो इसका जो आंसर होगा, पहले ऑप्शन पढ़ते हैं कि टैक्सेस ऑन हाउसेस, मार्केट प्लेसेस एक्सेट्रा, घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर। ऑप्शन बी, डोनेशन फॉर कम्युनिटी वर्क, समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान। ऑप्शन सी, गवर्नमेंट स्कीम फंड्स रिसीव थ्रू वेरियस डिपार्टमेंट्स, विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि। ऑप्शन डी, रेंट ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ पंचायत सेक्रेटरी, पंचायत सचिव की निजी संपत्ति का किराया। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी होगा कि पंचायत की आमदनी का जो स्रोत नहीं है वो है पंचायत सचिव की निजी संपत्ति का किराया, रेंट ऑन प्राइवेट प्रॉपर्टी ऑफ पंचायत सेक्रेटरी, ये नहीं होगा और बाकी सब होंगे, ठीक है। जो आप घरों एवं बाजारों पर लगाए जाने वाले कर, समुदाय के काम के लिए मिलने वाला दान और विभिन्न सरकारी विभागों द्वारा चलाई गई योजनाओं की राशि, ये तीनों होंगे और जो नहीं होगा वो होगा ये। तो इसलिए आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी जो है क्रिएटेड फॉर द पर्पस ऑफ म्यूनिसिपल इलेक्शन आर नोन एज डैश, नगर निगम के चुनाव के उद्देश्य से गठित किए गए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों को डैश के रूप में जाना जाता है। ये आपको बताना है कि नगर निगम के चुनाव के जो उद्देश्य से गठित किए जाते हैं, किए गए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्रों को किस रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन ए काउंसिल, परिषद, ऑप्शन बी वार्ड, वार्ड खंड, ऑप्शन सी सेक्शन, खंड, ऑप्शन डी है एरियाज, मतलब कि क्षेत्र। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी हो जाएगा। इसको बी वार्ड खंड होगा यहाँ पे, ठीक है। नगर निगम के चुनाव के उद्देश्य से गठित किए गए क्षेत्रीय निर्वाचन क्षेत्र को वार्ड खंड के रूप में जाना जाता है। तो इसलिए ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट टू मोस्ट नंबर ऑफ पीपल इन इंडिया। निम्न में से कौन सा क्षेत्र भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार प्रदान करता है। ऑप्शन ए प्राइमरी, ऑप्शन बी सेकेंडरी, ऑप्शन सी टेरिटरी, ऑप्शन डी है गिग इकोनॉमिक, मतलब प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक और गिग इकोनॉमिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, प्राथमिक में। प्राथमिक क्षेत्र में भारत के सबसे अधिक रोजगार प्रदान करता है और ये क्षेत्र प्रत्यक्ष रूप से पर्यावरण पर क्या होता है, निर्भर होता है। और इस क्षेत्र के अंतर्गत कृषि, वानिकी, मत्स्य पालन और पशुपालन और भी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो इसमें संलग्न जो श्रम की प्रकृति को रेड कॉलर जॉब कहा जाता है। ठीक, तो सबसे ज़्यादा भारत में सबसे ज़्यादा रोजगार कहाँ प्रदान करता है, तो वो है प्राथमिक, प्राइमरी में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट इज कॉमनली एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज। मौसमी बेरोजगारी निम्नलिखित में से किस क्रिया के साथ जोड़ी जा सकती है। तो ऑप्शन ए है फार्मिंग, खेती, ऑप्शन बी मिल्क कोऑपरेटिव्स, दुग्ध सहकारिता, ऑप्शन सी कॉल सेंटर, ऑप्शन डी है कार्मिक पोएट्री, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाना, पॉटरी जिसको कहते हैं ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, फार्मिंग। ठीक है, खेती। जो मौसमी बेरोजगारी होती, खेती मतलब कि कृषि के अंतर्गत पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी वो होती है जो ग्रामीण क्षेत्र में पाई जाती है। मौसमी बेरोजगारी तब होती है जब लोग क्या है, वर्ष के विशेष समय में बेरोजगार होते हैं, जब श्रम की मांग क्या होती है, सामान्य से कम होती है, और यह बेरोजगारी समय की एक अस्थायी खिड़की को संदर्भित करती है। ठीक है, तो मौसमी बेरोजगारी में से किस क्रिया के साथ जोड़ी जा सकती है, तो वो है फार्मिंग के साथ, खेती के साथ जोड़ी जा सकती है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस। अगर आपको कोई भी डाउट है इस क्वेश्चन से रिलेटेड, आंसर से रिलेटेड, आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, अपना फीडबैक ज़रूर दिया कीजिए। मिलते हैं फिर ऐसे ही कुछ बेहतरीन क्वेश्चंस के साथ और भी अच्छे कंटेंट के साथ। आप लोग ऐसे ही मेरा सपोर्ट करते रहे, मैं आप लोग के लिए डेली आपको ऐसे ही कंटेंट लाती रहूँ। अच्छा, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। वीडियो को लाइक करके ज़रूर जाएं। मिलते हैं फिर ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।